हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 9th क्लास है हमारी और मैं 9th क्लास में अरेंजमेंट के लिए हूं। आप ध्यान रखिए, आज हम लोग जो अपना लेक्चर पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को जो है हम लोग वो आपका देख रहे थे और उस पर आपका एक एक करके हम लोग आपका बात भी कर रहे थे। क्लियर है? इसी में हम बहुत सारी चीजों को आपका देख चुके हैं और हम लोग इसमें बात भी कर चुके हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक है। और यूरोप जो स्थिति थी रूस की, पूरे हम लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे और हम लोग एक एक करके सब इसमें देख रहे थे कि कैसे आपका सामूहिक खेती आई थी, कैसे समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद था क्या, कम्युनिस्ट थ्योरी किसको कहा गया, किसको आपने कार्ल मार्क्स कहा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी, फ्रेडरिक एलिंग्स क्या थे, उन्होंने कैसे पूंजीवाद की बात की, निजीवाद कैसे आपके मुनाफे को ही सपोर्ट करता है। इस विषय में हम लोग इन सभी को बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख चुके हैं और इसको हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर है? देख लिया इतना? यहाँ तक हम लोग आपका बात करते हैं। रूसी क्रांति को हमने देख लिया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि रूसी क्रांति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपका रूस में हुई थी 1917 के आसपास। और इसे हमने गौर करके भी देखा और क्या समीकरण था जो उस समय आपका उलट गया था। रूसी साम्राज्य में कैसे आपका निकोलस सेकंड का शासन था, कैसे लुथियानिया वगैरह में कैसे वहाँ आपका जो लोग बात कर रहे थे कि समाजवाद सरकार सफल नहीं हो सकती, लेकिन रूस में जो उल्टा तो क्या हुआ, रूस में आपका समाजवादी गवर्नमेंट क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ठीक है। और इसको हमने देखा। अर्थव्यवस्था और जो समाज है, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसा समाज था, ये हमने आपका देखा कि शुरुआती तौर पर कैसे सारी चीजें शुरू हो गई थी रूस समाज पे। और हमने ये देखा कि कैसे 85% जनता आपका रूस में एग्रीकल्चर पर जो थी आपका डिपेंडेंट थी। तो ये हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है? सेंट पीटर्सबर्ग और मोरक्को में कैसे औद्योगिक वहाँ इलाके थे, कहा ज्यादा क्या थी, ये सारी चीज जो है बेसिकली हम इतना इसके अंतर्गत आपका देखे। समाज के स्तर को हम लोग पढ़े, भेदभाव की स्थिति क्या थी, किस प्रकार का था, ऑर्थोडॉक्स की जो आपके चर्च थे वो क्या था, क्लियर है, सेवा निष्ठान क्या था। अब हमको बेसिकली आज पढ़ना है रूस में समाजवाद, कि किस समाजवाद की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आप एक बार जो हमने पीछे पढ़ा था कि साम्यवादी पूंजी व्यवस्था क्या है, किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, उससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए अब आगे देखते थोड़ा सा। कह रहे कि 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। कास्ट के विचारों के को मानने वाले समाजवादियों ने 1858 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इसी पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। क्या किए? हड़ताल आदि कार्यक्रम जो है आयोजित किए। ठीक है। कह रहे हैं कि कुछ रूसी साम्यवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते हैं, तो उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इस आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति है। कह रहे हैं जो आपका रूस है, उस रूस में आपका मजदूर नहीं बल्कि आपका किसान ही क्रांति की मुख्य आपका शक्ति है। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा समाजवादी देश बनेगा। रूस क्या होगा?
अन्य देश के मुकाबले ज्यादा आपका समाजवादी देश बनेगा। 19वीं शताब्दी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1990 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवाद क्रांति पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। क्या हो रहा था समाजवाद में? जब समाजवाद में उन्होंने देखा और उसको चीज का महसूस किया और लोगों की भावना का ये मानना था कि आधार था कि जितना भी यहाँ सब कुछ है वो किसके बेस पर है? आपका किसानों के बेस पर है। और यहाँ किसान कैसे है? आपका मुख्य शक्तिशाली जो पावर है वो कौन है? किसान आपका डोमिनेट करता है और वही इसका नेतृत्व करते हैं और समाजवादी देश आपका बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी कैसे थे? एक्टिव थे। ठीक। और कह रहे हैं कि 1990 में सोशलिस्ट जो आपका रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो संघर्ष में आई, जनता का जो अधिकार है उस अधिकार के रूप में सामने दिख रही थी। कह रहे सामाजिक लोकतांत्रिक सोशल डेमोक्रेटिक खेमा समाजवादी क्रांति से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों की एकजुटता नहीं, बांटे हुए हैं, कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर। क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि किसान एकजुट नहीं है, कि किसानों में क्या नहीं है? एकता नहीं है। ठीक। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ कैसे थे? पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती कराते थे। इनमें आपसी विभेदों का भी चलते समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। कैसा था? जो कुछ विभेद थे इनके चलते जो है आपका समाजवादी का भी आपका हिस्सा नहीं था। और कह रहे हैं कि संगठनात्मक रणनीति के सवाल पर पार्टी पर गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन यानी कि जो वॉर्सल्स खेमे के मुखिया थे, ठीक है, ठीक, वो सोचते थे कि जारा यानी कि राजा शासित रूस से दमनकारी समाज में पार्टी की अत्यंत अनुशासनता होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या पर स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। कोई आपका सदस्य है, उसकी संख्या है, उस पर उसका पूरा जो नियंत्रण है वो आपका होना चाहिए। दूसरा खेमा मेनविस मानता था जो पार्टी सभी सदस्य नहीं दी जानी चाहिए और पार्टियों को सभी सदस्यता जो है आपकी नहीं दी जानी चाहिए। क्लियर है? उथल पुथल का समय था 1905 की क्रांति। क्या समय था? उथल पुथल का समय था 1905 में क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत से ही जरा यानी कि राजा राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों की इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ ही किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किए। रूसी समाज के तहत उन्हीं राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में और इस्लाम में आधुनिकीकरण के समर्थक जिहादियों मुसलमानों इलाकों से भी आपका इनको समर्थन मिला। चलिए आगे देखें। कह रहे रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। यानी कि चीजें कैसी हो गई? वास्तविक कीमत में कितने के जब चीजें महंगी होंगी और जो उनका वेतन होगा वो वेतन जिन चीजों की आवश्यकताओं के लिए खर्च होता था वो चीजें पूरे ही नहीं होंगी, बल्कि 20% और बल्कि कम पड़ेगा तो गिरावटें आपकी ऑब्वियस बढ़ेंगी। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। क्या हुआ? जितने भी मजदूर संगठन थे उनमें सब में आपका क्या हुआ? तेजी से आपका वृद्धि हो रही थी। ठीक। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पोलायतवेल आयरन वर्कशॉप में उनकी तैनाती से हटा दिया गया तो
मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग में इतने से ज्यादा मजदूर 11 मजदूर काम कर रहे घंटे घटाकर 8 घंटे जाने के लिए वेतन वृद्धि, कार्य स्थिति में सुधार की मांग करने पर हड़ताल पर चले। लोगों ने क्या कोशिश की कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक बहुत बड़े मजदूरों ने क्या किया, एक गुट बनाया। उन्होंने कहा कि काम के घंटे घटाने चाहिए और अब 8 घंटे काम जो है, जो निर्धारित है, अब 8 घंटे काम होगा और 8 घंटे के साथ वेतन में भी आपको वृद्धि करनी पड़ेगी और जो कार्यस्थल की स्थिति है उसमें भी आपका सुधार करना पड़ेगा। ऐसी उन्होंने आपका मांग की। क्या की उन्होंने? ऐसी आपका मांग की ताकि जो हमारा वास्तविक वेतन है उसमें सुधार आ सके। क्लियर है? काम घंटे कम हो सके तो हम पे, और जहां भी काम कर रहे हैं वहां की कार्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है वहाँ, और उसके बाद गरिमा नहीं मिल रही है, रेस्पेक्टफुल चीजें नहीं है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से हमारे लिए आपको करनी पड़ेगी। और मजदूर इस बात के लिए वहां पर अड़ जाते हैं क्योंकि महंगाई जो है उस साल आपका बढ़ रही थी। तो यानी कि रूस में वो सारी मतलब समाजवाद को बढ़ाने के लिए वास्तविक रूप से धीरे धीरे वो सारी पृष्ठभूमि, वो सारी चीजें, वो स्तर आपका स्वयं ही तैयार हो रहा था जिससे ये सारी चीजें आपका डेवलप होती थी। कह रहे हैं कि इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों ने एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जार महल के सामने पहुंचा तो पुलिस ने कॉसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। अब कह रहे हैं कि जैसे वो जरा के महल यानी कि राजा के महल के सामने पहुंचता है, क्लियर है, नेतृत्व कौन कर रहे थे? पादरी गैपान। तो क्या कर दिया? पुलिस और जो भी उसकी सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने क्या कर दिया? हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। सोच के देखिए कितनी बड़ी हिंसा रही होगी उस समय रूस में जब आपके 100 से ज्यादा लोग आपके मारे गए थे। लगभग 300 से ज्यादा घायल हुए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम की याद करते हैं। कब है? 300 लोग घायल हुए तो क्या बोल दिया इस घटना को? खूनी रविवार का जो नाम है वो आपका दिया गया। ठीक। और 1905 की क्रांति की इसी घटना से शुरू हुई। और कह रहे जो 1905 की क्रांति होती है वो इसी घटना से आपका क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? प्रेरित थी। खूनी रविवार, 100 लोग जब आपके मारे गए थे। क्लियर है? 1904 में। अब कह रहे हैं कि सारे देश में हड़ताल होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षा का बहिष्कार करने लगे। यानी जो आपके विद्यार्थी थे वो क्या करने लगे? अपनी कक्षाओं का बहिष्कार यानी कि वो अपनी क्लासों को छोड़ने लगे। ठीक। विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। अब कह रहे हैं जो आपके वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा का गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ साइंस की स्थापना कर दी। क्या कर दी? यूनियन ऑफ यूनियस। अब देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जरा का एक निर्वाचित परामर्शदात्री संसद यानी कि ड्यूमा का गठन किया गया। 1905 की जब आपकी क्रांति हो रही, क्रांति किस लिए हो रही है आपको पहले पता है कि जो आपका रूस में प्रजातंत्र मतलब जो आपके राजा का शासन है उसको रिमूव कर कर आपका समाजवादी जो आपकी सरकार है उसको स्टेबल किया जा सके, और यानी कि रूस में कैसे समाजवाद की स्थिति पनपी है उसके आपके शुरुआती दौर को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक। अब कह रहे हैं क्रांति के समय में कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आ रही थी। ठीक। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगी थी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियां भी भारी पाबंदियां लगाई गई थी। जरा ने पहला ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया था। कितने में? 3 महीने। पहली कितने दिन चली? 75 डेज। दूसरी कितने चली? 3 माह यानी कि 90 डेज। किसी भी तरह जवाबदेही अपनी सत्ता पर
किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरा ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। इससे क्या हो गया, जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी को इससे आपका बाहर रख दिया। ठीक। 2.5 विश्व का पहला युद्ध और रूसी साम्राज्य। अब पहले वर्ल्ड वॉर पर हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि 1905 में आपका रूसी क्रांति हो रही है। कारण क्या है, खूनी रविवार से ही शुरुआत मानी जाती है, जब मजदूर अपने हक के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये शुरुआत थी उस समय आपका रूसी क्रांति का जो बेस बन रहा था, वो कहां से बन रहा था, हम कहें रूस में समाजवाद। तो 1914 में बेसिकली आया है, लेकिन 14 तक पहुंचा कैसे है, ये पूरा दौर हम लोग पढ़ेंगे। 1905 की कैसी बाकी उथल पुथल हुई है, इसको हम देखेंगे। और अब क्या होगा, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो होगा उसको हम लोग अब इसके अंतर्गत देखने वाले। तो एक बार थोड़ा सा गौर करके देखिए, कुछ डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। 1914 में दो यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ा। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आपका तुर्की, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देश के पास विश्व वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। कैसा हो गया, यह युद्ध आपका यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध का पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। कह रहे हैं कि इस समय युद्ध को इसको पहला विश्व युद्ध। सबसे पहले एक बार दोबारा पढ़िए। 1914 में क्या होता है, दो यूरोपियन गुट बनते हैं। तो एक को कहा गया मित्र राष्ट्र और एक को कहा गया आपका धुरी राष्ट्र, केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर। तो एक खेमे में कौन कौन थे, एक खेमे में हो गया आपका जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की। तो इनको कहा गया सेंट्रल पावर। किसको, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को और तुर्की को। और ध्यान दें, दूसरे खेमे में कौन था, दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में रूस आया था। इसमें इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। तो बेसिकली ये दो लोग लड़ रहे थे, पहले लड़ रहे थे तीन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, फिर फ्रांस और ब्रिटेन लड़े, इनके साथ रूस आ गया। ठीक। इनमें सभी के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, यानी कि सबके पास आपके बड़े बड़े साम्राज्य इनके पास। इसलिए यूरोप के साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को हम पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो पहले विश्व युद्ध में कौन कौन थे, क्या उसकी पृष्ठभूमि बनेगी, कैसे पूरे विश्व में उसका प्रभाव दिखाई देगा, इस प्रभाव की वास्तविकता क्या है, इन सब पर हम लोग एक एक करके आपका इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दो चीज को कॉपी करिए, अंडरलाइन करिए कि 1914 के बीच आपका दो यूरोपीय संगठन बने। एक खेमा जिसको हम सेंट्रल शक्ति कहते हैं, सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की थी। सेकंड में फ्रांस, रूस और आपका ब्रिटेन थे। दो खेमे का नाम लिखे, फिर आगे। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। कह रहे प्रारंभ में जब ये युद्ध हो रहा था तो जो आपके रूसी, मतलब जो लोग बेसिकली आपके रूस के थे, उन लोगों ने इसका बड़ा समर्थन किया। क्लियर है। जनता ने जरा का साथ दिया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जरा ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों की सलाह लेना छोड़ दिया। अब जो आपका ड्यूमा बना था, जो आपके राजा को सलाह देता था कैसे शासन चलेगा, अब उनने उसकी क्या करा, उन पार्टियों से आपका सलाह लेना आपका छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलाप्ती होने लगी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पोत्रेग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरा रीना यानी कि जरा की पत्नी महारानी अल्केस्ट्रा ने जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों और खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने
रहस्यमयी और अलोकप्रिय इसको बना दिया। यानी कि जो उसकी पत्नी है उन सब ने इसको क्या बना दिया, अलोकप्रिय आपका बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चों पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चों पर लड़ाई से भिन्न थी। कह रहे जिस तरह की आपका ईस्ट फ्रंट पर जो आपकी लड़ाई हो रही थी वो वेस्ट फ्रंट की लड़ाई से कैसी थी, आपका डिफरेंट थी, एक दूसरे से कैसी थी, वो फ्रंट से लड़ाई अलग थी। पश्चिम में सैनिक आपका पूर्वी फ्रांस की सीमा पर रखी गई लड़ाई में लड़े गए, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर दिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सेनाओं पर भारी आपकी जो है पराजय झेलनी पड़ी। इस समय इन्होंने जो है भारी जो आपकी पराजय है वो इनको झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसल और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। जो भी कुछ रास्ते में उनको मिलता चला गया वो उनको सभी को आपका नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मनी की सेना वहां टिक ना सके। फसलों और इमारतों का विनाश कर रूस में 30 लाख से लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जरा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। अब जब वो क्या झेल रहा है, जर्मन और ऑस्ट्रेलिया की सेना ने जो भारी आपकी पराजय आपका झेली थी, 70 लाख लोग मरे थे। रूसी जो पीछे हटी रूसी सेना का रास्ते के कारण जो सारी समस्या हो रही थी, कैसे पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे युद्ध लड़ा जा रहा था, पश्चिम में सैनिक पूर्व सैनिक की जो आपकी खाइयां थी वो बन चुकी थी, कैसे बहुत सारे लोग इसके मुंह में जा चुके थे, मौत के मुंह में, इन सभी को हम लोग देख रहे हैं। फसलों और इमारतों के ये सारी चीजें, सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसी कंडीशन थी इस फर्स्ट वॉर में। कह रहे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही शाही सेना, रूसी स्टॉमलोन ने कहा था कि दुनिया भर की सबसे बड़ी शस्त्र सेना थी। इस समय सेनाओं ने निष्ठा बदलकर क्रांतिकारी को समर्थन देना शुरू कर दिया और जरा की सत्ता ढह गई। ये देखिए उस समय रूस की क्रांति जो आपका रूस की सेना थी उनका एक इमेज हमको यहाँ इसमें दिखाया गया है। ये पूरी सेना जो है आपको रूस की दिखाई देगी और उस समय की बहुत बड़ी आपकी ये आर्मी थी, कहाँ की, रूस की। चलिए कुछ पूछना है आपको, देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए पेट्रोग्राद यानी कि फरवरी में क्रांति, यानी कि पेट्रोग्राद क्या है, यही आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। क्या है ये, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम है ये। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब होता क्या है, ध्यान दिया सभी। कह रहे हैं कि 1917 की सर्दियों में राजधानी में पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। क्या थे, इस समय जो स्थिति थी वो बड़ी खराब थी, यानी कि जितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं थी। मानव जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों की क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थी। बाएं किनारे में फेंसीवल इलाके में प्रिंट वेसल और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह इसी तरफ था। फरवरी में ड्यूमा के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कीमतें पैदा हो गई थी। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी, भीषण कोहरा, बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जरा ड्यूमा को भंग करने के लिए कोशिश का विरोध कर रहे थे। फरवरी 22 फरवरी में दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। कब हुई तालाबंदी, 22 फरवरी को।
अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के साथ समर्थन का 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान किया। कैसे कर दिया? हड़ताल का ऐलान किया। और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। कब दिया गया? इसी के साथ क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपका शुरू हुआ, जो हम कितने तारीख को मनाते हैं? 9 मार्च को। तो शुरुआत कहां से दिख रही है इसकी? यहां से दिखाई दे रही है, ठीक, कि बहुत सारे कारखानों में हड़ताल पर वो लोग आपका चले गए थे। अब देखिए, आंदोलनकारी जनता बस्ती को पार कर राजधानी के बीचों बीच नस्ल की प्रोटेस्ट तक आ गई थी। इसी समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से संगठित और स्वचालित नहीं रह रही थी। फैशनेबल रियासती इलाकों में सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। फरवरी 24 और फरवरी 25 की तारीख को फिर इकट्ठा होने लगे। राष्ट्र ने उस पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। क्या कर दिया? घुड़सवार सैनिक और जो आपकी पुलिस थी उसको उन्होंने आपका तैनात कर दिया। फरवरी 25 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया और उसके तहत नसीहत दे दी कि रोटी, तनख्वाह, काम, घंटों की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगते असंख्यक में लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम कर लिया और फिर एक बार घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया गया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने लगे। गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्सियाए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपनी एक ही अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बाप की बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए। उसी शाम को सिपाही और मजदूरों एक सोवियत यानी कि परिषद का गठन हुआ। क्या बनाएगी? एक परिषद बनाएगी जिसको कहा गया सोवियत कहा गया। उसी इमारत में जमा हुए, वहां जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो जो आपको सोवियत संघ मिलता है, जब हम जिसे कहते हैं सोवियत संघ, रूस, सोवियत कहां से बना है, तो उसकी पूरी कहानी कहां से शुरू होती है? फरवरी 1915 के बाद जो आपके फरवरी के महीने में जो तालाबंदी पड़ी थी, प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जमा कर रहे थे, हमला हुआ था उनको नजर रखने के लिए, सैनिक व आपके घुड़सवार आपके कैसे अटैक नहीं कर रहे थे, वहां से ही ये सारी कहानी का आपका क्या हुआ था, बेसिकली ये आपका इसका जन्म हुआ था। क्लियर है? ठीक, देख चुके हैं। तो ये उस समय की आपका कहानी है कि सोवियत संघ कैसे अस्तित्व में आया। अगले ही दिन प्रतिनिधि मंडल जरा से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी थी कि वे राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली। 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और तय किया गया रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। उसी समय चुनाव सार्वभौमिक में वयस्क मताधिकार पर किया गया। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का भी डंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। किसका था? जनता, पेट्रोग्राद की जनता है उसके हाथों में था। क्लियर है? ये स्थिति है आपका उस समय। ये देखिए, अब बात करेंगे इसमें आपका
बेसिकली फरवरी के बाद। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार पीछे जितना हमने पूरा पढ़ा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहा है, कोई क्वेरी है? हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था रूस में समाजवाद की, हम बात कैसे कर रहे थे, समाजवाद क्या है और कैसे क्रांति हुई, कैसे ड्यूमा की स्थापना हुई, कैसे राजतंत्र को हटाने के लिए आपकी बात चली, कैसे कई बार संघर्ष हुए, इन सभी को हम लोग आपका देख सकते हैं। चलिए, देख लिया? यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? जितना हमने पढ़ा है इस पूरी क्रांति में, है किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों? चलिए, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज का इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।